पहले की बात है। सुमन अपने माँ पिता के साथ रहती थी। सुमन के माँ पिता गांव में कोई भी समारोह हो या शादी, वहाँ आचार्य के हाथों के नीचे काम करते और अपना और अपनी बेटी का पेट पालते थे। लेकिन कई दिनों से उन दोनों की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। तब सुमन अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसकी परीक्षा होते ही सुमन के माँ की पैसे की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। सुमन अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। अब वो बहुत रोती है तो सुमन के पिता सुमन से, सुमन मेरी बच्ची, रो मत बेटी, संभाल अपने आप को। तू तो जानती है कि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। न जाने भगवान का बुलावा कब आ जाए बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। पिताजी, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे पिताजी। हाँ बेटा, संभालो अपने आप को। पिताजी, अब मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, ठीक है, चलो अब तुम सो जाओ। अब सुमन और उसके पिता सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुमन काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। उसी दौरान सुमन की दोस्त मीरा, जो बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, जो हमेशा सुमन की मदद कर दिया करती थी। सुमन की मदद करना मीरा के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुमन मीरा के घर जाती है तो उसे देख मीरा के पिता, मीरा देखो, आ गई तुम्हारी भिखारी दोस्त। कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो, लेकिन तूने तो पूरे जमाने का ठेका लेके रखा है ना। मीरा के पिता की बातें सुनकर सुमन के मन को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो मीरा उसे आवाज लगाने लगती है, सुमन, सुमन सुन तो। मीरा दीदी, मैं चलती हूँ, बाबा मेरी राह देख रहे होंगे। देखा देखा मीरा, तूने कैसी अकड़ होती है इन गरीब लोगों में। तुम चाहे जितना भी इनकी मदद करो, इनकी अकड़ अकड़ ही रहेगी। पिताजी, आप किसी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कितना दुख पहुंचा होगा उसे। हाँ हाँ पता है, तुझे तो सिर्फ दूसरे लोगों की ही कदर है, अपने माँ बाप की नहीं। अब देख, तेरी जल्द ही शादी होने वाली है, तो जब तक तू यहाँ है जरा अच्छे लोगों के साथ रहा कर। अब मीरा के पिता सुमन के घर जाते हैं और वहाँ जाकर सुमन के पिता से, देख रघु, तेरी बेटी मेरी बेटी से बराबरी करना चाहती है। उसे बोल देना, चाहे जो हो, आज के बाद मेरी बेटी मीरा के साथ नहीं दिखनी चाहिए। अपनी औकात में रहना सीख। मीरा सुमन से 5 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी दोस्त थी। क्योंकि एक बार की बात है, जब मीरा कॉलेज जा रही थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। तो ये देख सुमन ने मीरा से छोटी होकर भी उन सबको अच्छा खासा सबक सिखाया था और उस दिन से किसी ने भी मीरा को परेशान नहीं किया था। उसी दिन से मीरा और सुमन एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। मीरा हमेशा सुमन को पैसे देकर उसकी मदद करती थी और सुमन भी गांव में जो भी काम मिले वो सारे काम करती। लेकिन रघु की दवाइयों के लिए सुमन को मीरा से पैसे लेने ही पड़ते थे। अब मीरा की मंगनी थी, जिसमें मीरा ने सुमन को भी बुलाया था। उसे देख मीरा के पिता सुमन से, तुझे कहा था ना मैंने कि अपना यहाँ मुंह मत दिखाना। सुबह सुबह आकर सारा मूड खराब कर दिया। गरीब की औलाद कहीं की, खुद की तो कोई इज्जत नहीं होती तुम्हारी, हमारी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती हो। नहीं 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 चाचा जी, ऐसी तो सुमन बोल ही रही थी कि तभी मीरा की माँ बहुत परेशान अवस्था में वहाँ जाती है और मीरा के पिता से, अजय सुनिए, यहाँ तो आइए जरा। देखिए ना, ये आचार्य अभी तक नहीं आया। मीरा के ससुराल वाले कभी भी पहुँचते होंगे यहाँ। क्या करे? क्या कह रही हो तुम? अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं हुई? नहीं, खाना बनाने वाला ही नहीं आया तो कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं बना है अभी तक। मीरा के पिता तुरंत ही आचार्य को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आचार्य की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी है और उसी कारण उसे शहर में अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। ये बात सुनते ही मीरा के पिता, देखो रखुमा, अब तो आचार्य नहीं आ सकता। अब घर की औरतें मिलकर ही सभी लोगों का खाना बनाना होगा। सगाई में कम से कम 500 लोग होंगे।
लेकिन कैसे? अब तो सभी औरतें तैयार हो चुकी है और हमारे घर के नौकरों को भी इतना ज्यादा खाना बनाने का कोई अंदाजा नहीं होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो सारे नौकरों को भी उनके उनके काम बांट दिए गए हैं। पता नहीं क्या होगा, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। रकुमा परेशान होकर बोले जा रही थी और सुमन वहीं पर खड़ी देख रही थी। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली तो सुमन, चाची क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम तो एक छोटी बच्ची हो। चाची हम दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू कर ही सकते हैं ना? तुम अपनी औकात में रहकर बातें किया करो। ये मेरी पत्नी है, इस गांव की शेठानी, और तुम इससे काम करवाना चाहती हो? ठीक है चलो सुमन, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। चाची आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन सिर्फ रोटियां और पूरियां बनाने के लिए कोई हो तो। अरे देखा तुमने, ये मुझे पता है ये कुछ काम की नहीं है। मैं देखता हूँ अगर कोई मिलता है तो। चाची आप भी तैयार होने के लिए चली जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम अकेली कैसे बेटा? चाची आप मुझ पर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए मेरे माँ पिताजी यही तो काम करते थे, बचपन से देखती आ रही हूँ। अब सुमन बाहर जहाँ खाना बनने वाला था वहाँ चली जाती है और खाना बनाने की शुरुआत करती है। दूसरी ओर मीरा के पिता कॉल कर हर ढाबे वाले को, होटल वाले को पूछ रहे थे, लेकिन हर कोई जल्दी चाहिए तो ना बोल रहा था। और दूसरी ओर सुमन गांव की कुछ औरतों को अपने साथ लेकर जल्दी जल्दी खाना बनाती है और एक थाली में सजाकर रकुमा के पास आती है। रकुमा, कोई खाने वाला या होटल वाला इतनी क्वांटिटी में खाना देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सारे मेहमानों के सामने हमारी नाक कट जाएगी रकुमा। सारे मेहमान आ चुके हैं, अब क्या करें? चाचा जी। अरे तू तो मेरा सिरदर्द है, सिरदर्द। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तुम मुझे बार बार परेशान किए जा रही हो। रकुमा इसे पहले यहाँ से बाहर निकालो, वरना न जाने मेरे हाथ से क्या हो जाए। गरीब घर की औलाद ये ऐसी चिटिया होती है कि गुड़ खत्म हो जाए फिर भी उस जगह को नहीं छोड़ेगी। सुमन को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी रोते रोते सुमन, चाचा जी वो खाना बन चुका है, अगर एक बार चाची इसे चख कर देख लेती तो अच्छा होता, इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ आई थी। सुमन की बात सुनकर रकुमा और मीरा के पिता चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे खाना बन सकता है। तभी मीरा के चाचा जी वहाँ आ जाते हैं और मीरा के पिता से, अरे भैया जल्दी चलिए, वो लोग आ चुके हैं। मीरा के माँ पिताजी जल्दबाजी में ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सुमन इतनी बेइज्जती के बाद भी अपनी दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मंगनी की सारी रस्में पूरी होते ही सारे मेहमान खाना खाने बैठ जाते हैं, तो वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तभी मीरा के होने वाले ससुर मीरा के पिता से, वाह समधी जी वाह, क्या खाना बनवाया है आपने आज। अरे आज तक ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। और हाँ, शादी में भी आप ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनवाना, एकदम बढ़िया। अपने समधी की ये बातें सुनकर मीरा के पिता को बहुत अच्छा लगता है, साथ ही उन्हें अपने आप पर शर्म भी आ जाती है। वो तुरंत ही सुमन से मिलने जाते हैं, तो सुमन मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पूरियां बना रही थी। उसके पास जाकर मीरा के पिता हाथ जोड़कर, सुमन बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कहा, लेकिन फिर भी तुमने हमारी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरी दोस्त की मंगनी है तो वो तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। सुमन बेटी, आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा एक बुरा सपना समझकर भूल जाना बेटी। आज के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी होगी। थैंक यू चाचा जी, लेकिन अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ी रहकर अपने पिता का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। और जरूर बेटी जरूर। अब तो सारे गांव में जहाँ भी शादी हो, सगाई हो, लोग तुमसे ही खाना बनवाएंगे, देख लेना। क्योंकि आज तुमने इतना स्वादिष्ट और टेस्टी खाना बनाया था
कि हर कोई उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। उस दिन से सुमन गांव के हर एक समारोह में खाना बनाने के ऑर्डर्स लेने लगी। इतना ही नहीं, अपने पिता का ख्याल रखते रखते उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो भी उसके काम में मदद करने लगे। उसने कुछ ही सालों में अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और खुद का शहर में बहुत बड़ा होटल शुरू किया, जिसमें मैरिज हॉल की भी व्यवस्था की। कई सारे लोगों को उसने काम पर रखा। अब वो गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुकी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन अगर अच्छे संस्कार हो तो कोई भी गरीब अपने आप को एक ऊंचे शिखर पर ले जा सकता है।